हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रवास को पढ़ने वाले हैं। प्रवास जो कि दूसरे वॉल्यूम का सेकंड चैप्टर है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। प्रवास, अभी हाल ही में एक टर्म सुने होंगे, प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर क्या है? वो मजदूर जिसका जन्म तो कहीं और हुआ था, लेकिन रोजगार के लिए किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे जगह गए थे, वो मजदूर प्रवासी मजदूर कहलाएंगे। अभी लॉकडाउन के दौरान हम बड़े पैमाने पे प्रवासी मजदूर जो अपने गांव जा रहे हैं उसकी मांग कर रहा है, इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है प्रवास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के लिए, और जिसके कारण हम समझ पाएंगे अभी के नज़ारे को। प्रवास क्या होता है? जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अस्थायी या अस्थायी तरीके से बस जाना ही प्रवास कहलाता है। जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। जैसे कि बिहार से एक मजदूर आया दिल्ली में काम करने, ये अस्थायी रूप से यहाँ पे बस गया, जब तक उसको रोजगार था तब तक तो दिल्ली में है, और रोजगार खत्म हो गया वो अपने गांव चला गया, जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान जा रहे हैं सब। दूसरा प्रवासी वो है जो बिहार, यूपी, राजस्थान से आया, दिल्ली में ज़मीन खरीदा, यहाँ पे अपना एक बिजनेस सेटअप किया और हमेशा के लिए बस गया। तो मजदूर या जनसंख्या दो तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाके बसेंगे। अस्थायी तौर पे हमेशा के लिए वहाँ का सिटीजन या वहाँ पर रहने लगेगा। दूसरा अस्थायी तौर पे जब तक काम मिला तब तक वहाँ है, काम खत्म फिर गांव चले गए। ठीक है, आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो शहर जाके काम करते हैं। अब हम समझेंगे कि ये प्रवास के प्रकार कितने हैं, आखिर प्रवास कितने स्तर पे होते हैं। तो प्रवास के दो प्रकार हैं। पहला है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास कहने का अर्थ है देश के अंदर। देश के अंदर यदि मजदूर बिहार से दिल्ली आके काम कर रहा है तो क्या वो भारत से बाहर निकल गया? नहीं, भारत के अंदर ही है, तो वो कहलाएंगे आंतरिक प्रवास। ठीक है, मतलब एक मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य या अपने देश के अंदर कहीं भी जाके रोजगार करता है तो वो आंतरिक प्रवासी कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद IIT कंप्लीट करता है और जाके अमेरिका जाके सेटल हो जाता है, वो भी प्रवासी ही है अमेरिका में जाने के बाद, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है जो एक देश से दूसरे देश चला गया। अभी आप बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर को देखे होंगे जो भारत में पढ़ा लिखा यहाँ बना और उसके बाद विदेश की कंपनी उसे अपने यहाँ हायर कर लिया, तो ये भी वहाँ जाके एक प्रवासी है। अस्थायी तौर पे भी रह सकता है वो, अस्थायी तौर पे भी, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होंगे जो देश के बाहर हो। जो कहाँ हो? देश के बाहर। जो मजदूर या जो व्यक्ति या जो जनसंख्या देश के बाहर जाके रहता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कहते हैं। जैसे बड़े पैमाने पर 1971 में बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी या शरणार्थी भारत में आके रह गए, तो वो दूसरे देश से आए थे ना, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी। ठीक है। अब ये जो हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें आंतरिक प्रवासी के बारे में पढ़ना है, इनके समस्या और इनके कारणों के बारे में समझना है। तो आंतरिक प्रवासी दो तरह के हैं, एक है अंतर्राज्यीय और एक है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय कहने का क्या अर्थ है? जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के सरिता विहार में रहते हो और आपको जॉब लग गया दिल्ली के किसी और क्षेत्र में, आपको वहाँ कंपनी ने फ्लैट दे दिया, आप यहीं पे रहो और यहीं पे काम करो, तो आप यहाँ के लिए आप वहाँ के लिए अप्रवासी हो गए जो अस्थायी तौर पे या अस्थायी तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। जैसे बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट अपने गांव छोड़ के पटना में जाके रहते हैं, तो पटना में जो 4 साल के अस्थायी तौर पे रह रहा है तो वो तो अपने राज्य के अंदर ही है, राज्य से बाहर तो नहीं निकला, तो ये कहलाएंगे अंतःप्रवासी। अंतःप्रवास का क्या अर्थ है? कि राज्य के अंदर हो, बिहार के व्यक्ति बिहार राज्य के किसी अंदर किसी क्षेत्र में अंदर ही हो, बिहार से बाहर नहीं गया हो,
दिल्ली के व्यक्ति दिल्ली से बाहर नहीं, दिल्ली के किसी क्षेत्र में गया हो तो वो क्या कहलाएंगे? अंतर्राज्यीय प्रवासी। दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवासी। अब बड़े पैमाने पर बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड से मजदूर कहाँ काम करने आते हैं? दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं, ठीक है, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं। तो कुछ मजदूर जो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है, वो कैसा मजदूर या कैसा जनसंख्या होगा? अंतर्राज्यीय जनसंख्या या अंतर्राज्यीय प्रवास होगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी या प्रवास होंगे, ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवास होगा। ओके, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब इसमें आप बोलेंगे कि एक ही राज्य में, या इसमें क्या बोलेंगे आप? एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। तो आखिर इसकी जो धाराएं हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाना या जो, तो ये क्यों होता है? तो हम लोग समझते हैं इसकी धाराओं के बारे में। आखिर प्रवास की धाराएं क्या है या क्या कारण है? क्यों गांव से लोग गांव में या गांव से शहर में या शहर से गांव में लोग क्यों जाते हैं? तो जो धाराएं हैं अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीयों में, गांव से गांव में जाएगा। जैसे आप कोई भी लड़कियां हो, वो शादी करने के बाद क्या होती है? क्या अपने ही गांव में रहती है या दूसरे गांव में चली जाती है? आप गांव में जाके देखो तो लड़कियां इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में उसकी शादी हो जाती है और वो दूसरे गांव में चली जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं, स्त्रियों के लिए ये प्रवास बड़े पैमाने पर होता है कि महिला अपने विवाह के कारण एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये प्रवास का फ्लो है या धारा है, ये गांव से नगर के तरफ है। जैसे मुझे ले लो, मैं गांव से पहले अपने समस्तीपुर या पटना जैसे शहर में पढ़ा, तो मैंने क्या किया? अपने राज्य के अंदर ही गांव से निकल के नगर में गया। फिर वहां से मैंने बिहार से दिल्ली चला आया, तो फिर मैंने क्या किया? अपने राज्य से दूसरे राज्य में चला आया, ठीक है। तो एक समय था जब मैं अपने गांव से शहर गया तो अंतर्राज्यीय प्रवासी बना, और फिर मैं जब अपने बिहार से दिल्ली चला आया तो फिर अंतर्राज्यीय प्रवासी बना, ठीक है। तो मैंने दिल्ली क्यों आया? इसके क्या कारण थे? तो मुझे रोजगार चाहिए था और मैंने इसीलिए दिल्ली आया, और मैं दिल्ली में आके अभी टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र से नगर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुरुष आते हैं। अभी भी आप देखेंगे हमारी समाज की ये सोच है कि बेटा ही धन है, ठीक है, बेटा को पढ़ाओ लिखाओ, दूसरे शहर में भेजो, ठीक है। तो पढ़ने के लिए अपने बेटे को या अपने बच्चे को लोग गांव से शहर भेजते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भेजते हैं, जैसे एम्स है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में लोग भेजते हैं। और सबसे बड़ा कारण जो लड़का का गांव से शहर आने का है, वो है मजदूरी। रोजगार के तलाश में आते हैं बड़े पैमाने पर। गांव से विस्थापित या गांव से निकल के बहुत सारे लोग शहर को आते हैं, ठीक है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए, अन्य कारण से लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवाह करते हैं या जाते हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लोग जाते हैं। जैसे अभी का सिचुएशन देखो, मजदूर लॉकडाउन में फंस गया है क्योंकि इसका रोजगार बंद हो गया। रोजगार के लिए ये गांव से शहर आया था, लेकिन अभी शहर से गांव जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो खाने के लिए नहीं होंगे। गांव में तो किसी तरह खा लेंगे। गांव में लोगों को खाने की फिक्र बहुत कम होती है, क्योंकि खेत से फसल उग जाती है, खेत से रोटी चावल सब कुछ मिल जाता है उसे, बस 1000-2000 में काम चल जाता है। जबकि शहर में रूम रेंट, खाना, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो अभी मजदूर गांव से, नगर से ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो एक नगर से दूसरे नगर में भी लोग बड़े पैमाने पर जाते हैं। नगरीय क्षेत्र में भी, जैसे मुझे मान लो मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मेरी जॉब यदि मुंबई में लग जाए, ठीक है, मेरी जॉब यदि कोलकाता में लग जाए, तो मुझे फिर वहाँ जाना होगा अपने जॉब को करने के लिए, ठीक है। या मेरा कोई व्यापार या कुछ भी सेटअप हो जाए जहाँ जाना मेरा ज़रूरी हो जाता है, तो फिर मैं नगर से नगर को विस्थापित भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पटना में पढ़ा और फिर पटना के बाद मैं कहाँ चला आया? दिल्ली चला आया, ठीक है। तो मैंने नगर से नगर को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो नगर से नगर भी लोग विस्थापित होते हैं,
ओके, तो ये था प्रवास के कारण। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास, इसके बारे में हम समझे थे, इसके फ्लो को समझे। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि प्रवास के क्या कारण हैं, आखिर मजदूर एक जगह से दूसरे जगह क्यों जा रहे हैं, लोग गांव से शहर क्यों आते हैं, इनके कई कारण हैं। तो प्रवास के कारण या कारक में दो प्रमुख है, एक है प्रतिकर्षक कारक, पुश फैक्टर। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आपको किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर करता है, पुश करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण करता है, आपको दूर भगाता है। ठीक है, दूसरा होता है अपकर्षण कारक। बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जैसे रोजगार है, जैसे उच्च शिक्षा हो गया, या मान लो कि अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो गया, या बहुत सारी चीज़ है जो अपने ओर लोगों को खींचता है। तो ये है अपकर्षण कारक, मतलब जनसंख्याओं को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे बिहार लो, बिहार में क्या है कि रोजगार कम है, तो बिहार के लोग वहाँ पे ना रह के शहर की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्रतिकर्षक कारक, क्योंकि रोजगार नहीं है उसके पास। दिल्ली में बहुत रोजगार है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसके कारण दिल्ली जो है किसान को या मजदूर को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये प्रवास के दो कारण हैं, एक है पुश फैक्टर और एक है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जनसंख्या को जाने के लिए मजबूर करते हैं, और पुल फैक्टर क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र की जनसंख्याओं को अपने ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो प्रतिकर्षक कारक या अपकर्षक कारक के क्या क्या कारण हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आर्थिक कारक। ठीक है, रोटी सबसे जरूरी चीज होता है, और रोटी के लिए लोगों को मेहनत करने पड़ते हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं, रोजगार करना पड़ता है। ठीक है, तो आर्थिक कारक बहुत बड़ा फैक्टर है, बड़े संख्याओं में जनसंख्याओं को एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो आर्थिक कारक में है गरीबी। बिहार में, राजस्थान में या यूपी में बड़े पैमाने पे गरीबी व्याप्त है, जिसके कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर में, दिल्ली मुंबई में आ रहे हैं। बेरोजगारी, वहाँ पे काम नहीं है, खेती में कितने लोग रहेंगे। अब मुझे बताओ, मैं फैमिली में 5 मेंबर हूँ, ठीक है, मैं 3 भाई हूँ, मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, ठीक है, दादा है, तो इतने सारे लोग क्या एक छोटे से खेत पे खेती करके अपना जुगाड़ या जीवन बसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमारे घर में मात्र 2 व्यक्तियों का काम है खेती के लिए, तो बाकी जो 3 व्यक्ति है वो क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं, बेरोजगार हैं। तो वो बेरोजगारी भी किसी क्षेत्र से जनसंख्याओं को दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने के लिए मजबूर करता है। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं फैमिली में 5 मेंबर हूँ, मुझे खेती, थोड़ा सा खेत है, 10-20 कट्ठा खेत है, इसमें हमें क्या चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए खेती के लिए, जबकि हम 5 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति तो बेरोजगार हैं, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ठीक है, तो कृषि भूमि पर हम अधिक दबाव थे उस समय, इसलिए हम लोगों को गाँव से शहर रोजगार के लिए आना पड़ा। तो कृषि भूमि पर जनसंख्याओं के अधिक दबाव के कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब हम समझेंगे कि इसी में अपकर्षण के क्या कारण हैं, आखिर दिल्ली में जनसंख्या, मुंबई में जनसंख्या ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो अपकर्षण के या पुल फैक्टर जो है ये रोजगार का अवसर है। दिल्ली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, फिल्म सिटी के नाम से मुंबई जाना जाता है, व्यस्त शहर है जहाँ पे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलते हैं। ठीक है, तो रोजगार के अवसर के तलाश में या रोजगार का अवसर जहाँ पे है, बेहतर अवसर जहाँ पे उपलब्ध है, लोग वहाँ पे आकर्षित होते हैं। आप बखूबी इस बात को समझ रहे होंगे कि आप भी गांव से शहर क्यों जाएंगे या क्यों गए थे। नियमित काम, गांव में किसान को देखो तो किसान को नियमित काम नहीं मिलते। आज खेती किया, 10 दिन खेती करने में टाइम लगा, अब हम 4 महीने तक इंतजार करेंगे कि फसल पकेगा, तब तक 4 महीना बैठ के क्या करेंगे। हमें नियमित रूप से खेत में काम या गांव के क्षेत्रों में काम नहीं मिलते हैं, जिसके कारण लोग, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया देखो, दिल्ली में आया, किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको नियमित जाना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर या उन क्षेत्र से बेहतर और ऊंचा वेतन भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली में आके पढ़ा रहा हूँ, बिहार में नहीं पढ़ाया, क्या कारण थे, फीस भी बहुत बड़ा कारण होता कि हम बिहार में पढ़ाते तो आज के डेट में हम 10,000 कमाते और अभी हम 50,000 कमाते हैं, तो दोनों में अंतर आ जाता है।
ठीक है। तो उच्च वेतन भी लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है, ठीक है। लोग शहर में जाके मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं तो उसका वेतन भी अधिक मिलता है, जबकि गांव में किसान के खेतों में जाके काम करते हैं तो उसको वेतन 200-300 मिलते हैं, जबकि शहर में 500, 600 या 1000 रुपये तक भी मिल जाते हैं। अगला बात करेंगे हम अवसंरचनात्मक कारण। अवसंरचनात्मक कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। गांव में लोगों को उच्च शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वैसा जो इंडस्ट्री होना चाहिए, कोचिंग इंडस्ट्री, वो सब नहीं रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं या स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो 12 कर लेते हैं तो वो हायर एजुकेशन के लिए या जनरल कंपटीशन के लिए या आईएएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली को प्रेफर करते हैं। मुखर्जी नगर जाके आईएएस की तैयारी करने लगते हैं। बंदे कोटे जाने लगते हैं, कोटा जाके वहाँ पे आईआईटी की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, इसके कारण। अब देखो कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो कहाँ जाते हैं, दिल्ली के एम्स में भर्ती करते हैं या दिल्ली में या मुंबई में जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाते हैं। इसके क्या कारण है? बेहतर चिकित्सा व्यवस्था। तो हमारी यदि अवसंरचनात्मक कारक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारी शिक्षा या यदि ये सब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या गरीब राज्यों में या जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ से जनसंख्या बड़े पैमाने पर शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य या अच्छी सुविधाओं के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जबकि दूसरा कारण दिल्ली, मुंबई या जो हमारा मुखर्जी नगर है या पटना है या हम कोटा कह लें, ये सब क्यों स्टूडेंट को अपने ओर खींच रहा है? क्योंकि वहाँ पे हायर एजुकेशन मिलते हैं, बेहतर शिक्षा मिल रहा है। तो बेहतर शिक्षा सुविधाएं या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। मनोरंजन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शांति और अस्थाई के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे अवसंरचनात्मक कारक थे। और जो एक महत्वपूर्ण कारक है वो है प्राकृतिक आपदा या पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ जाना। आप कुछ ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहां हर साल बाढ़ आ जाती है, क्या आप घर बना पाओगे? क्या आप बाढ़ के समय में 3 महीना कहाँ जाके रहोगे? ठीक है। सूखा, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी नहीं है, सूखा है, क्या वहाँ पे जनसंख्या बच सकता है? या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लगातार सूखा पड़ रही है वहाँ से जनसंख्याओं को विस्थापित होने के लिए या दूसरे जगह जाके बसने के लिए मजबूर हो जाते हैं वहाँ पे जनसंख्या, ठीक है। तो सूखा, भूकंप, सुनामी। अब देखो तट कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, यदि ऐसी आपदाएं आती है तो अपने जान को बचाने के लिए लोग उस क्षेत्र को छोड़ के सुरक्षित क्षेत्र में जाके बस जाते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक कारक है जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करने पे मजबूर कर देते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है राजनैतिक कारक। राजनीतिक कारक या राजनीतिक अस्थिरता। अब मान लो कि बॉर्डर के साइड में कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया तो आर्मी वाले क्या करते हैं, वहाँ के गांव को खाली करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, युद्ध जारी है। स्थानीय संघर्ष, मान लो कि किसी क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे जो स्थानीय रेसिज्म है या जो स्थानीय संघर्ष है, इसके कारण जान माल की क्षति हो सकती है। तो लोग अपने जान को बचाने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाके बसते हैं या कुछ दिनों के लिए रह जाते हैं, ठीक है। तो स्थानीय संघर्ष भी बड़े पैमाने पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करवाते हैं। अगला है जातीय या धार्मिक दंगे। आप कश्मीर का मुद्दा ले लो। कश्मीरी पंडित को वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम थे वो लोगों ने धमकी दिया या बड़े पैमाने पर मार काट किया, जिसके कारण कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर दिल्ली, मुंबई जैसे क्षेत्र में आके मजबूरन बसना पड़ा। तो ये क्या है? जातीय या धार्मिक दंगे थे जिसके कारण भी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाके मजबूरी में बसना पड़ता है, ठीक है। और जो प्रवास के कारण है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक कारक में जैसे विवाह हो गया, लड़की को शादी कर देता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके अपने ससुराल में रहते हैं। जैसे आप सांस्कृतिक कारक ले लो कि पूजा करने के लिए लोग एक जगह से, जैसे हम जाते हैं वैष्णो देवी या हरिगिरी धाम या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम सांस्कृतिक रूप से वो धरोहर को देखने या वहाँ पे उस क्षेत्र को आकर्षित होकर हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारे कारण थे प्रवास के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपने यहाँ तक देखा है, तो अपने 1-2 फ्रेंड को ज़रूर इसे सेंड करें और उसे भी सजेस्ट करें कि वो मेरे वीडियो को देखे, लाइक करे और शेयर।